मैट्रिक्स स्वॉट एनालिसिस की एक एग्जांपल देखते हैं। रिटेल कंप्यूटर स्टोर है तो उसका स्वॉट मैट्रिक्स बनाया गया, उसकी इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस से उसकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करके लिस्ट डाउन कर दिया गया। तो यहाँ पे आप देखो तो इस स्लाइड में आपके पास डिफरेंट स्ट्रेंथ्स ऑफ दिस रिटेल स्टोर हैं, जैसे कि इन्वेंट्री टर्नओवर अप 5.8 टू 6.7। जो इन्वेंट्री टर्नओवर मतलब जिस रेट से इन्वेंट्री सेल आउट होती थी वो 5.8 से इंक्रीज़ होकर 6.7 पे हो गया है। फिर इसके अलावा आप और देख लो कि जी जिस तरह एवरेज कंज्यूमर परचेज अब $97 टू $128 ऑन एवरेज। जो कंप्यूटर इस कंप्यूटर स्टोर पर आकर शॉपिंग करता था, ख़रीदता था, परचेजिंग करता था, वो $97 से इंक्रीज होकर $128 हो गई है। तो दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस। एम्प्लॉय मोरल इज हाई। इन स्टोर प्रमोशंस की वजह से सेल्स में 20% का इंक्रीज हुआ है। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर्स डाउन बाय 10%। ऑल दीज आर स्ट्रेंथ्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, बिजनेस के इंटरनल एनालिसिस से जो आपको पॉजिटिव पॉइंट्स पता चलते हैं बिजनेस के बारे में, दो आर द स्ट्रेंथ्स। फिर इसी तरह से लिस्ट डाउन द वीकनेसेस ऑफ दिस बिजनेस बेस्ड ऑन द इंटरनल एनालिसिस। इन वीकनेसेस क्या है? स्टोर रेवेन्यू इन स्टोर डाउन 12%। जो सॉफ्टवेयर रेवेन्यू है, जो कि स्टोर्स में जो सॉफ्टवेयर रखे होते हैं उनकी सेलिंग का जो रेवेन्यू है, इट हैज़ बीन डिक्रीज बाय 12%। लोकेशन ऑफ स्टोर हर्ट बाय न्यू हाईवे 34। कोई न्यू हाईवे अगर कहीं पे स्टार्ट हुआ है, उस एरिया में शुरू हुआ है, स्टार्ट हुआ है, उसकी वजह से जो स्टोर की लोकेशन है जो पहले इजीली एक्सेसिबल थी, अब इतना आसानी से शायद लोग उस स्टोर को एक्सेस नहीं कर सकते होंगे। ठीक है, कारपेट एंड पेंट इन स्टोर इज इन डिसरिपेयर। इन स्टोर इन डिसरिपेयर मीन्स के जो कारपेट और पेंट वगैरह है वो ख़राब हालत में है, इट नीड्स सम रिपेयरिंग एक्सेट्रा। तो ये भी एक वीकनेस है बिजनेस की तरह से। टोटल स्टोर रेवेन्यू डाउन बाय 8%। रेवेन्यू है, सॉरी, डिक्रीज इन द रेवेन्यू है, तो दिस इज द वीकनेस ऑफ द बिजनेस। इस तरह से हमने लिस्ट डाउन किया स्ट्रेंथ वीकनेसेस। सिमिलरली वी विल लिस्ट डाउन द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स ऑफ द बिजनेस एज वेल। अपॉर्चुनिटीज इस तरह से जी, पॉपुलेशन ऑफ सिटी ग्रोइंग बाय 10%। पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, इसका मतलब है आपके चांसेस हैं कि यू कैन टारगेट मोर कस्टमर्स नाउ। राइवल कंप्यूटर स्टोर ओपनिंग 1 माइल अवे। कोई ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि जो राइवल है, एक राइवल है, वो अपना कंप्यूटर स्टोर ओपन कर रहा है। दिस कैन बी एन अपॉर्चुनिटी एज वेल एज अ थ्रेट। अगर बिजनेस उसको अपने बेनिफिट में देखता है कि इंक्रीज कंपटीशन होगा तो आवर स्टोर विल ट्राई टू परफॉर्म बेटर, दिस विल बी एन अपॉर्चुनिटी। ठीक होती है बात। थ्रेट्स में आ जाते हैं ऑल दोज नेगेटिव एक्सटर्नल फैक्टर्स जो बिजनेस को नेगेटिव तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बेस्ट बाय ओपनिंग न्यू स्टोर इन 1 ईयर नियर बाय। ठीक है, बेस्ट बाय एक बड़ा कंपटिटिव बिजनेस है। ठीक है, यूके में दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंप्यूटर रिलेटेड स्टोर्स। तो ये एक लाइक मेजर मार्केट का प्लेयर है। ठीक है, तो वो अपना नया स्टोर स्टार्ट कर रहा है विद इन 1 ईयर और करीब ही आपकी दुकान से। तो दिस इज़ अ थ्रेट फॉर आवर बिजनेस, क्योंकि अगर आपका स्ट्रॉन्ग कंपटीटर आपके सामने आ जाए, वीक कंपटीटर आ रहा है, तो आप अपने परफॉर्मेंस को उससे बेहतर करने की कोशिश करोगे, दैट विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। लेकिन अगर कोई स्ट्रॉन्ग कंपटीटर मार्केट लीडर जिस तरह से वो आपकी नियर बाय लोकेलिटी में अपना स्टोर ओपन कर रहा है, तो दैट विल बी अ डिसएडवांटेज और अ थ्रेट। इसके अलावा गैस प्राइसेस ज़्यादा हो रही हैं, वेंडर्स की प्राइसेस ज़्यादा हो रही हैं, गैस प्राइसेस ज़्यादा हो रही हैं, तो जो आपने जो कंप्यूटर हार्डवेयर वगैरह से रिलेटेड चीज़ें अपने स्टोर में लेके आनी हैं वो एक्सपेंसिव, उन पर डिलीवरी चार्जेस वगैरह आपको ज़्यादा पड़ जाएंगे। तो ऑल दीज आर द अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स ऑफ द बिजनेस। अब इन स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स की बेसिस पे हम 4 बेसिक टाइप की स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं या 4 डायरेक्शंस में फ्यूचर में मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। पहली है जी स्ट्रेंथ वीकनेसेस, SO स्ट्रैटेजीज, जिसमें बिजनेस क्या करता है, अपनी स्ट्रेंथ्स को देखता है और फिर ट्राई करता है कि they can how can they use their strengths to avail their opportunities. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें लेट्स सी हमारे पास है जी सेंड, थर्ड वाली स्ट्रैटेजी देखते हैं, सेंड फ्लायर टू ऑल सीनियर ओवर एज 55। इसमें देखो तो टारगेट किया गया स्ट्रेंथ नंबर 5 को, अपॉर्चुनिटी नंबर 5। अगर आप देखो तो जो स्ट्रेंथ नंबर 5 थी दैट वाज न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो गया था। मतलब
जो एडवर्टीजमेंट ओवरऑल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है उसमें से यू आर गेटिंग सम सेविंग्स ना, क्योंकि आपका जो न्यूज़पेपर पे एडवर्टीजमेंट था उसका खर्चा कम हो गया, तो आप ओवरऑल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में से 10% बचा रहे हो. नाउ यू कैन यूज़ दैट 10% जो आपने सेव किया है एक्सपेंस ओवर टू लाइक एक्सप्लॉइट अ सर्टन अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी 5 के साथ अगर हम इसको लिंक करें कि सीनियर सिटीजन यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स अप बाय 8%. आपने मार्केट का एनालिसिस किया, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखा और आपको पता चला कि सीनियर सिटीजन्स ने अपना कंप्यूटर यूज़ ज़्यादा कर दिया है. तो नाउ यू कैन टारगेट वन स्पेसिफिक टारगेट मार्केट. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उस अपनी स्पेसिफिक टारगेट मार्केट उन सीनियर सिटीजन्स को टारगेट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर यूज़ ज़्यादा कर दिया है, आपको पता चला है, तो आप उनको अपना कस्टमर बनाने के लिए, उनको अपने स्टोर की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए क्या करोगे, यू कैन यूज़ दैट saved advertising expenditure over targeting those senior citizens. तो आपकी future strategy क्या हो सकती है? You can send flyers to all seniors over age 55. तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अपनी एक स्ट्रेंथ को यूटिलाइज कर रहे हो टू यूज़ एन अपॉर्चुनिटी इन योर फेवर. सिमिलरली दूसरी कैटेगरी ऑफ स्ट्रैटेजीज आपके सामने हो सकती हैं वेयर यू कैन यूज़ योर certain weakness against you try to overcome your weakness while taking advantage of a external opportunity. इस किस्म की स्ट्रैटेजीज को हम कहते हैं these are WO strategies. फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी एक वीकनेस देखी थी, लोकेशन ऑफ स्टोर वॉज हर्ड बाय अ न्यू हाईवे 34. ठीक है, एक नया हाईवे आपके घर आपके स्टोर के करीब बना है, जिसकी वजह से आपकी लोकेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है. अब कस्टमर्स शायद इजीली आपके पास नहीं आ सकते, शायद आपका पार्किंग जो लॉट था वो यूज़ अप हो गया है, जो भी मसला है, बट बिजनेस के लिए ये दिस इज़ अ वीकनेस. तो बिजनेस अपने इस वीकनेस को ओवरकम कर सकता है बाय यूजिंग एन अपॉर्चुनिटी नंबर 2. और अपॉर्चुनिटी नंबर 2 क्या कह रहे हैं कि जी राइवल कंप्यूटर स्टोर ओपनिंग 1 माइल अवे. एक राइवल जो है वो अपना कंप्यूटर स्टोर ओपन कर रहा है 1 माइल अवे, दूर है. तो जब उस एरिया में राइवल ने अपना कंप्यूटर स्टोर ओपन कर लिया होगा, तो फ़ायदा उससे एक तो ये होगा कि अब आपके लिए वो मार्केट तैयार हो गई है, आप उस राइवल की परफॉर्मेंस को देख के अपनी फ्यूचर स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर सकते हो. ठीक है, तो अब क्योंकि करंट लोकेशन आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है और आपका जो राइवल है इट हैज़ ओपनड अ स्टोर अ सर्टन डिस्टेंस फ्रॉम योर लोकेलिटी, तो आप क्या कर सकते हो, अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आपके पास एक फ्यूचर प्लान ये बन सकता है कि यू कैन परचेज लैंड टू बिल्ड ए न्यू स्टोर. सिमिलरली आप अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज़ कर सकते हो टू फाइट अगेंस्ट सर्टन थ्रेट. फॉर एग्जाम्पल आपकी एक स्ट्रेंथ है, लेट्स से स्ट्रेंथ नंबर 6 एंड स्ट्रेंथ नंबर 7 के इन स्टोर टेक्निकल सपोर्ट पर्सनस हैव MIS डिग्रीज. मतलब दे हैव, जो आपके टेक्निकल सपोर्ट एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की डिग्री है. एंड स्टोर्स डेट टू टोटल एसेट रेशियो डाउन बाय 34%. मतलब आपका जो डेट है वो डिक्रीज हो चुका है, तो डेट टू टोटल एसेट रेशियो हैज़ बीन डिक्रीज. मतलब बिजनेस अब नया लोन ले सकती है. तो बिजनेस अपने इस स्ट्रेंथ दोनों 6th and 7th. 6th है रेवेन्यूज फ्रॉम रिपेयर सर्विस एंड स्टोर, रेवेन्यूज फ्रॉम रिपेयर सर्विसेज एंड स्टोर अप बाय 16%. जो ओवरऑल स्टोर में रेवेन्यूज हैं ड्यू टू प्रोवाइडिंग रिपेयर सर्विसेज टू कस्टमर्स वो इंक्रीज हो गए हैं बाय 16%. तो इन दोनों स्ट्रेंथ्स को 6 और 7 स्ट्रेंथ को बिजनेस क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है अगेंस्ट थ्रेट नंबर 1, दैट इज़ एक आपका बड़ा मार्केट कंपेटिटर आपके करीब ही आपके स्टोर के करीब ही एक नया स्टोर ओपन करना चाह रहा है विद इन 1 ईयर. तो आप अभी ये कर सकते हो कि आप हायर कर सकते हो 2 मोर रिपेयर पर्सनस को. ठीक है, और मार्केट कर सकते हो उनकी एक्स्ट्रा सर्विसेज को, ताकि कुछ ऐसे कस्टमर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं जो अभी तक आपके पास नहीं आए थे. अब आप उनको एक्स्ट्रा कुछ सर्विस प्रोवाइड करो, कुछ ऐसे लोगों को हायर करो जो कि यूज़ कर सकते हो, जिनकी स्किल्स को आप यूज़ कर सकते हो इन इंक्रीजिंग योर टारगेट मार्केट. ठीक है, तो इस तरह से वीकनेसेस एंड थ्रेट्स स्ट्रैटेजीज भी हो सकती हैं, WT स्ट्रैटेजीज, जिसमें आप कोशिश करते हो कि अपनी किसी वीकनेस को ख़त्म कर दो या किसी अपनी वीकनेस को डिक्रीज कर दो टू सेव योर सेल्फ, टू सेव योर बिजनेस फ्रॉम अ पोटेंशियल थ्रेट इन द मार्केट.
ये नॉर्मली जैसा हमने पढ़ी थी ना स्ट्रैटेजीज, जिसमें हमने रिट्रेंचमेंट पढ़ी थी, तो रिट्रेंचमेंट हम कब करते हैं, जब हमें लग रहा होता है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो हमें किसी तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, उसकी कोई वीकनेस है, उसमें कोई कमी है, उसमें कोई खामी है, हमारा प्रोडक्ट लाइन नहीं चल रहा है इस टाइम पे, तो हम उसको कट डाउन कर देते हैं। हमारा एक डिपार्टमेंट है जो सही परफॉर्म नहीं कर रहा, तो हम उसको बंद करके आउटसोर्स कर देते हैं। ये कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं? रिट्रेंचमेंट हैं। हम अपना पार्ट ऑफ अ बिजनेस बेच देते हैं और अदरवाइज हम लिक्विडेट हो जाते हैं। ये रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजीज उसी केस में आती हैं जहाँ पे बिजनेस के पास अपनी स्ट्रेंथ्स, अपॉर्चुनिटीज़ और स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ को एक दूसरे से कंपेयर करने का, एक दूसरे के अपने बेनिफिट में यूज़ करने का कोई वे आउट नहीं होता, तब बिजनेस क्या करता है? ये WT स्ट्रैटेजीज को फॉलो करता है, विच आर बेसिकली रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजीज। ठीक होती है बात? तो इस तरह से ये स्वॉट मैट्रिक्स बनाया जाता है फॉर डिवाइजिंग योर फ्यूचर स्ट्रैटेजीज। स्वॉट मैट्रिक्स को यूज़ करने के सर्टन लिमिटेशंस हैं। दिस स्वॉट एनालिसिस डज नॉट शो हाउ टू अचीव अ कंपेटिटिव एडवांटेज। आप एक जनरल स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो उस जनरल स्ट्रैटेजी से आपको ये पता नहीं चल रहा होता कि हाउ आर यू गोइंग टू गेट कंपेटिटिव एडवांटेज। फर्दर एनालिसिस, फर्दर स्ट्रैटेजी मेकिंग की ज़रूरत पड़ती है इन एडिशन टू स्वॉट एनालिसिस, ताकि आप डिटेल स्ट्रैटेजीज बना सको, डिफाइन कर सको हाउ आर यू गोइंग टू बीट योर कंपेटिटर्स। स्वॉट मैट्रिक्स प्रोवाइड स्टैटिक असेसमेंट इन टाइम। बेसिकली ये स्वॉट मैट्रिक्स जो होता है, ये आपको जो भी एनालिसिस दे रहा होता है, ये एक सिंगल टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम में दे रहा होता है। मतलब हमने जब एनालिसिस किया था, जब हमने एक्सटर्नल फैक्टर्स को स्टडी किया था, जब हमने वीकनेसेस, स्ट्रेंथ्स को स्टडी किया था, ये उस टाइम पे ही एप्लीकेबल है। जिस तरह टाइम गुजरता है, मार्केट जो एनवायरनमेंट होती है वो तो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होती ना, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, तो ये जो स्वॉट एनालिसिस है ये सिर्फ उस टाइम पीरियड तक एप्लीकेबल है जब तक जो आपने मार्केट का एनवायरनमेंट का एनालिसिस किया है, चाहे इंटरनल है चाहे एक्सटर्नल है, उसमें कोई चेंज ना आए। अगर आप आपका बिजनेस इस किस्म का है, ये किसी ऐसी इन्वायरमेंट में काम कर रहा होता है जो कि रैपिडली चेंजिंग है, वहाँ पे स्वॉट एनालिसिस इज़ नॉट सफिशिएंट टूल टू डिवाइस योर फ्यूचर स्ट्रैटेजीज। It may leads the firm to overemphasize a single internal or external factor in formulating strategies. Last time अगर SWOT matrix को carefully ना डिवाइस किया जा सके तो उसमें ये हो सकता है कि बिजनेस अपने किसी इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर को ही लेके उसको ओवर एम्फेसाइज कर दे, उसी के ऊपर फोकस कर दे। फॉर एग्जांपल, आपको लगता है कि ये आपकी कोई स्ट्रेंथ है, तो अब आप उसी एक स्ट्रेंथ को यूज़ करो अपनी मल्टीपल वीकनेसेस को ख़त्म करने के लिए, तो दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ तो लिमिटेड है ना। सिमिलरली अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को आप किसी एक ही तरीके से यूज़ कर सकते हो कि अपने फेवर में, लेकिन अगर आप सेम अपॉर्चुनिटी को टारगेट कर लो फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, तो फिर वो बिजनेस के लिए मसला बन जाता है। अब तक बात समझ में आती है? फिर हम आगे देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ मेथड और टूल विच इज़ यूज्ड टू मैच योर स्ट्रैटेजीज विद योर करंट स्टेट। इसको हम कहते हैं स्पेस मैट्रिक्स। स्पेस मैट्रिक्स स्टैंड फॉर द स्ट्रेटेजिक पोजीशन एंड एक्शन इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। स्ट्रेटेजिक पोजीशन एंड एक्शन इवैल्यूएशन मैट्रिक्स और स्पेस मैट्रिक्स। बेसिकली इसमें होता यह है कि बिज़नेस को स्टडी किया जाता है या बिज़नेस का एनालिसिस किया जाता है, बिज़नेस के डिफरेंट इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंपाइल किया जाता है, लिस्ट डाउन किया जाता है इनटू 4 डिफरेंट डायमेंशंस, जिनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इनमें से 2 इंटरनल होती हैं, 2 एक्सटर्नल होती हैं। तो 2 इंटरनल डायमेंशंस को हम यहाँ पे नाम देते हैं, वन इंटरनल opportunities and internal strengths and weaknesses are categorized. External dimensions जो strengths और weakness opportunities and threats होते हैं, उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। उन स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस को हम डिवाइड करते हैं इनटू स्टेबिलिटी पोजीशन एंड इंडस्ट्री पोजीशन। स्टेबिलिटी पोजीशन मींस कि बिजनेस जो है वो करंटली कितना स्टेबल है, ठीक है, करंटली कितना स्टेबल मार्केट में स्टैंड करता है, अपने कस्टमर्स को कितना सेफली श्योरली तरीके से सर्विसेज या प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहा है। इंडस्ट्री पोजीशन होती है कि ओवरऑल आपकी जो इंडस्ट्री है इस टाइम पे वो कितनी स्ट्रांग है या कितनी वीक है, ठीक है ना। ये बेसिक फैक्टर्स होते हैं जो कि ओवरऑल बिजनेस की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को डिफाइन करते हैं।
अकॉर्डिंग टू दीज टू डायमेंशंस विच आर द एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमेंशंस, इनकी बेसिस पे हम क्या करते हैं, फ्यूचर स्ट्रैटेजीज को चूज आउट करते हैं, फ्यूचर स्ट्रैटेजीज को डिसाइड करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जी जितने भी बिजनेस के स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस हैं, उनमें से कौन सी स्ट्रेंथ वीकनेसेस फाइनेंशियल पोजीशन डिफाइन करती हैं, कौन सी स्ट्रेंथ वीकनेसेस स्टेबिलिटी पोजीशन डिफाइन करती हैं। बिजनेस की वो तमाम पॉजिटिव या नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो कि बिजनेस के फाइनेंसेस से रिलेटेड होते हैं, वो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को डिफाइन कर रहे होते हैं। जैसे फाइनेंशियल पोजीशन में आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, लेवरेज, लिक्विडिटी, वर्किंग कैपिटल, कैश फ्लो, इन्वेंट्री टर्न ओवर, अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियोज। ये टर्म्स हम तमाम फाइनेंस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर ये तमाम फैक्टर्स बिजनेस की फेवर में होते हैं, बिजनेस को कोई पॉजिटिव रिटर्न दे रहे होते हैं, ये बिजनेस की स्ट्रेंथ्स हैं। और अगर बिजनेस को इन फैक्टर्स में कहीं पे कोई नेगेटिव इफेक्ट है, बिजनेस किसी जगह पे वीक है, तो वो उसकी वीकनेसेस हैं। मतलब बिजनेस का अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम होगा, बिजनेस की वीकनेस है। बिजनेस ने बहुत ज़्यादा लिवरेज अप्लाई की हुई है, बिजनेस की वीकनेस है। बिजनेस ने कम लिवरेज अप्लाई किया, मतलब कम डेट लिया हुआ है, बिजनेस की स्ट्रेंथ है। बिजनेस लिक्विड है, बिजनेस की स्ट्रेंथ है। बिजनेस इतना लिक्विड नहीं है, बिजनेस की वीकनेस है। बिजनेस का इन्वेंट्री टर्नओवर ज़्यादा हुआ, बिजनेस की स्ट्रेंथ है। इन्वेंट्री टर्नओवर डिक्रीज हो रहा है, बिजनेस की वीकनेस है। तो चाहे स्ट्रेंथ हो चाहे वीकनेस हो, जो डिफाइन करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन को, हम उनको एक कैटेगरी में डालते हैं, जिसको जो डिफाइन करता है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को। फिर स्टेबिलिटी पोजीशन में वो डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं जो कि बिजनेस को एज कम्पेयर टू देयर कंपेटिटर्स जो हैं, वो मार्केट में कितना स्टेबल तरीके से लाइक दे आर ट्राइंग टू मेक अ बिजनेस स्टेबल इन द मार्केट। ठीक है, इसमें स्ट्रेंथ्स भी हो सकती हैं, वीकनेसेस भी हो सकती हैं। अगर बिजनेस की ड्यू टू दीज फैक्टर्स स्टेबिलिटी पोजीशन जो है वो अच्छी है, ये बिजनेस की स्ट्रेंथ्स हैं। अगर इनमें से कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस दे रहा है बिजनेस पे, तो वो बिजनेस की क्या है, सॉरी, थ्रेट्स हैं। एक्सटर्नल स्ट्रेटेजिक पोजीशन की बात है ना, तो एक्सटर्नल में अपॉर्चुनिटीज़ या थ्रेट्स आते हैं। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, अगर टेक्नोलॉजी में बड़ी ज़्यादा अब्रप्ट चेंजेस आ रही हैं, तो इसका मतलब है आप अब इंडस्ट्री अपनी मार्केट में कस्टमर्स में मार्केट में आपकी पोजीशन जो इतनी स्टेबल नहीं होगी। चेंजेस आ रही हैं तो आपके जो कस्टमर बेस है इट विल बी इफेक्टेड, तो दिस इज़ अ थ्रेट फॉर यू। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस स्टेबल हैं, इतनी ज़्यादा नहीं हो रही हैं, इसका मतलब है आपकी ये क्या है, अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। रेट ऑफ इन्फ्लेशन एक्सटर्नल फैक्टर है, ज़्यादा हो रहा है तो थ्रेट है, कम डिक्रीज हो गया है या चेंज नहीं होगा, बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी है। डिमांड वेरिएबिलिटी, आपकी डिमांड के प्रोडक्ट सर्विसेज की डिमांड कितना वेरी होती है, कितना इंक्रीज या डिक्रीज होती है। अगर डिमांड ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है आपकी स्टेबिलिटी पोजीशन स्ट्रांग है, आपका प्रोडक्ट लोग खरीदेंगे। अगर डिमांड डिक्रीज हो रही है, आपकी स्टेबिलिटी पोजीशन क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, आपके जो प्रोडक्ट्स की डिमांड है मार्केट में कम हो रही है, आपके सेल्स कम होंगे, एंड सो ऑन। ठीक है ना, इन फैक्टर्स को आप स्टडी कर लो वन बाय वन। फिर कंपेटिटिव पोजीशन इंटरनल फैक्टर में कंपेटिटिव पोजीशन होता है एज कंपेयर टू योर कस्टमर। आप इंटरनली कितने स्ट्रांग कितने वीक हो, दैट डिफाइंस योर कंपेटिटिव पोजीशन। मार्केट शेयर कितना है, क्योंकि मार्केट शेयर डिफाइन किया जाता है एज कंपेयर टू योर कंपेटिटर्स। आप कितना मार्केट कवर कर रहे हो, आप कितने कस्टमर्स को सर्विस या गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो, दैट डिफाइंस योर मार्केट शेयर। ठीक है, अगर मार्केट शेयर ज़्यादा है तो आपकी कंपेटिटिव पोजीशन स्ट्रांग है, आपकी स्ट्रेंथ है। अगर यू हैव लेसर मार्केट शेयर एज कम्पेयर टू योर कंपेटिटर्स, तो इसका मतलब है आपकी कंपेटिटिव पोजीशन क्या है, वीक है, ये आपकी वीकनेस है। प्रोडक्ट क्वालिटी डिफाइन की जाती है एज कम्पेयर टू योर कंपेटिटर्स। अच्छी प्रोडक्ट क्वालिटी है, आप कंपेटिटिव पोजीशन स्ट्रांग कंपेटिटिव पोजीशन पे हो। प्रोडक्ट क्वालिटी डिक्रीज हो रही है, ख़राब हुई है, आप वीक कंपेटिटिव पोजीशन पे हो, एंड सो ऑन। अभी डिफरेंट फैक्टर्स देख लो, कस्टमर लॉयल्टी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, कंट्रोल ओवर सप्लायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, ऑल दिस डिफाइंस योर कंपेटिटिव पोजीशन। ठीक होती है बात। फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स में जो हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम जिस डायमेंशन में कैटेगराइज करते हैं, दैट डिफाइंस द इंडस्ट्री पोजीशन। अब यहाँ पे हम ओवरऑल इंडस्ट्री की बात कर रहे होते हैं, इंडस्ट्री में कितना ग्रोथ पोटेंशियल है। अगर इंडस्ट्री में ग्रोथ पोटेंशियल है, बिजनेस के लिए एडवांटेज है, बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर इंडस्ट्री में ग्रोथ पोटेंशियल ख़त्म हो चुका है, इसका मतलब है कि बिजनेस के लिए
थ्रेट है। ग्रोथ पोटेंशियल कब ख़त्म होता है, कब ज़्यादा होता है, बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोडक्ट ड्यूरिंग इट्स स्टेजेस पास थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ड्यूरिंग इट्स लाइफ। अगर लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट है जो मेच्योरिटी स्टेज में है तो उसमें ग्रोथ पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर एक प्रोडक्ट इस टाइम की, एक इंडस्ट्री इस टाइम पे ग्रोथ स्टेज में है तो उसमें ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा होगा, या इंट्रोडक्टरी स्टेज में है, ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है रिलेटिवली। प्रॉफिट पोटेंशियल, बिजनेस कितना अपने मार्केट से प्रॉफिट कमा सकता है, ग्रोथ और मेच्योरिटी में प्रॉफिट पोटेंशियल ज़्यादा होता है, इंट्रोडक्टरी स्टेज एंड डिक्लाइन स्टेज में प्रॉफिट पोटेंशियल कम होता है। ठीक है। इंडस्ट्री की ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है, ओवरऑल इंडस्ट्री में लेवरेज किस तरह अप्लाई की गई है, ओवरऑल इंडस्ट्री में कितना आसानी से एंट्री हो सकती है किसी नए बिजनेस की मार्केट में, एंड सो ऑन। दीज ऑल डिफाइंस द इंडस्ट्री पोजीशन। तो बिजनेस के स्ट्रैटेजी मेकर्स क्या करते हैं, डिफरेंट स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखते हैं कि हमारी कोई भी स्ट्रेंथ या वीकनेस जो है वो क्या फाइनेंशियल पोजीशन की कैटेगरी में आती है, तो उसको इस पोजीशन में डाल देते हैं। जो स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस स्टेबिलिटी पोजीशन डिफाइन करती हैं उनको उस कैटेगरी में डाल देते हैं, एंड सो ऑन। इस बेसिस पे हमारे पास 4 बेसिकली वेरिएबल्स डिफाइन हो जाते हैं। तो हम जब स्पेस मैट्रिक्स बनाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेलेक्ट सेट ऑफ वेरिएबल्स टू डिफाइन फाइनेंशियल पोजीशन, कंपेटिटिव पोजीशन, स्टेबिलिटी पोजीशन एंड इंडस्ट्री पोजीशन। जो हमने फैक्टर्स अभी डिफरेंट पढ़े हैं उनमें से बिजनेस देखता है कि कौन कौन से फैक्टर्स को, वेरिएबल्स को हम यूज़ कर सकते हैं टू डिफाइन द फाइनेंशियल पोजीशन, कंपेटिटिव पोजीशन, स्टेबिलिटी पोजीशन एंड इंडस्ट्री पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। फिर इन वेरिएबल्स को हम न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करते हैं फ्रॉम +1 to +7 to each of the variable that makes up the फाइनेंशियल पोजीशन एंड इंडस्ट्री पोजीशन डायमेंशंस। ठीक है। हम फाइनेंशियल पोजीशन और इंडस्ट्री पोटेंशियल इंडस्ट्री पोजीशन डायमेंशंस को नंबर्स असाइन करते हैं फ्रॉम +1 to +7। +1 इज द शोज द वर्स्ट सिनेरियो, मतलब बिजनेस की वीकनेस है, और +7 शोज द बेस्ट सिनेरियो जहाँ पे ये फैक्टर्स शो कर रहे होते हैं बिजनेस की स्ट्रेंथ को। सिमिलरली जो स्टेबिलिटी पोजीशन और कंपेटिटिव पोजीशन के फैक्टर्स होते हैं उनको हम वेरिएबल्स नंबर, न्यूमेरिकल नंबर असाइन करते हैं बिटवीन -1 to -7। यहाँ पे -1 मीन्स द बेस्ट एंड -7 मीन्स द वर्स्ट, मतलब -1 इज द अपॉर्चुनिटी एंड -7 शोज द थ्रेट्स। ठीक हो की बात, मतलब क्या है, हमने डिफरेंट फैक्टर्स असाइन किए हैं ना, आइडेंटिफाई किए हैं, इन तमाम फैक्टर्स को नंबर्स असाइन किए जाते हैं कि अगर बिजनेस की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बड़ी अच्छी है तो इसको +7 देना है। बिजनेस लेवरेज जो है, लेवरेज बहुत ज़्यादा है, बिजनेस ने बहुत डेट लिया हुआ है, बिजनेस के लिए थ्रेट है, तो इसको हम +1 दे देंगे। ठीक है ना, बात समझ में आती है। बिजनेस के पास कैश फ्लोज बड़े अच्छे हो रहे हैं, +7। अगर बिजनेस के कैश फ्लोज अच्छे नहीं हो रहे तो +1। तो फाइनेंशियल पोजीशन और इंडस्ट्री पोजीशन को हम +1 से +7 के पॉइंट्स असाइन करते हैं। ठीक है। और स्टेबिलिटी पोजीशन और कंपेटिटिव पोजीशन को हम -1 से -7 के दरमियान की नंबरिंग देते हैं बेस्ड ऑन द बिजनेस नेचर। जब हम ये तमाम आइडेंटिफाइड वेरिएबल्स को नंबर्स असाइन कर लेते हैं, देन द थर्ड स्टेप वी कंप्यूट द एवरेज स्कोर ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेबिलिटी पोजीशन, कंपेटिटिव पोजीशन एंड इंडस्ट्री पोजीशन। एवरेज फाइंड आउट करते हैं, एवरेज फाइंड करते हैं सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। फिर इसके बाद जो हमें एवरेज स्कोर आ रहा होता है इन चारों डायमेंशंस का, उसको हम स्पेस मैट्रिक्स में प्लॉट करते हैं। अब स्पेस मैट्रिक्स क्या होता है, स्पेस मैट्रिक्स बेसिकली एक क्वाड्रेंट्स बनाए गए हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को यूज़ करके, और उन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हमने जो एवरेज स्कोर कैलकुलेट किया होता है उसको प्लॉट कर देते हैं, जो हम आगे मैं आपको बताती हूँ। फिर 6 स्टेप में क्या होता है कि ड्रॉ डायरेक्शनल वेक्टर्स फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द स्पेस मैट्रिक्स थ्रू द न्यू इंटरसेक्शन पॉइंट। हमने जो यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट किया है तो हमारे पास एक एवरेज FP की वैल्यू आएगी, एवरेज IP की वैल्यू आएगी, एक एवरेज SP की वैल्यू आएगी, एक एवरेज CP की वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू +7 से लेके -7 के दरमियान में होंगे। ठीक है। इन डायमेंशंस के एवरेज पॉइंट्स को यूज़ करके हम क्या करते हैं, लाइंस ड्रॉ कर देते हैं और वेक्टर्स ड्रॉ करते हैं फ्रॉम ओरिजिन टू दोज डायमेंशंस।
होता यह है कि आप इस तरह का एक स्लाइड में देखो तो आप इस तरह की एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हो। जो आपकी वाई एक्सिस है उसमें टॉप पे आपके पास फाइनेंशियल पोजीशन है, सबसे एंड पे स्टेबिलिटी पोजीशन है, ठीक है। और एक्स एक्सिस में आप देखो तो आपके पास एक एक्सट्रीम पे कंपेटिटिव पोजीशन है, एक एक्सट्रीम पे इंडस्ट्री पोजीशन है। हमने कहा था ना जब हम वेट्स असाइन करते हैं तो फाइनेंशियल पोजीशन और इंडस्ट्री पोजीशन को हम +1 से लेके +7 तक के नंबर से साइन करते हैं। तो ये जो पहला क्वाड्रेंट है ये बनेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस पे हमने एफपी और आईपी को प्लॉट कर देना है, ठीक है। फिर हमने कहा था कि जो कंपेटिटिव पोजीशन है और स्टेबिलिटी पोजीशन है उनको हमने नंबर से साइन करना है फ्रॉम -1 टू -7। तो आप देखो तो जो नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस है उसके ऊपर सीपी और एसपी आ गया है। बात समझ में आती है। अब जब हम यहाँ पे एवरेज एफपी कैलकुलेट करते हैं, जब एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होगा, 1 से लेके +1 से लेके +7 तक के नंबर्स का एग्रीगेट होगा, ठीक है, एवरेज हो जाएगा। फिर जब हम आईपी कैलकुलेट करेंगे तो वो नंबर्स होंगे बिटवीन +1 एंड +7। फिर सीपी कैलकुलेट करेंगे जो कि होगा -1 से -7 के दरमियान। फिर एसपी कैलकुलेट करेंगे जो कि होगा -1 से -7 के दरमियान, ठीक है। इन वैल्यूज़ को हम एक्यूमुलेट करके फिर इन चारों को ऐड करके हम एवरेज पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज़ आ जाएंगी। उन वैल्यूज़ को हम इन क्वाड्रेंट्स में प्लॉट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन आईपी, एवरेज आईपी आता है +4 और एफपी आता है ऑन +6। तो मैं +6 और +3 पे एक डॉट लगा दूंगी, एक क्वाड्रेंट में पोजीशन ड्रॉ कर दूंगी। तो वो शो करेगा मेरी पोजीशन, बिजनेस की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इंडस्ट्रियल स्टेबिलिटी। बात समझ में आती है। इस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, जब हम इस क्वाड्रेंट्स में अपने बिजनेस की पोजीशन को प्लॉट कर देते हैं तो ये हमें 4 तरह की फ्यूचर स्ट्रैटेजीज को शो करता है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहाँ पे पॉजिटिव फाइनेंशियल पोजीशन और पॉजिटिव इंडस्ट्री पोजीशन है तो यहाँ पे हम जो स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं उसको हम नाम देते हैं एग्रेसिव स्ट्रैटेजीज में क्या कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज आती हैं, इसमें आती हैं जी बैकवर्ड, फॉरवर्ड, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी, मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी एंड डाइवर्सिफिकेशन ईदर रिलेटेड और अनरिलेटेड। अगर हमने एवरेजेस कैलकुलेट किए और हमारे पास जो मार्केट बिजनेस की पोजीशन है वो आती है इनटू सेकंड क्वाड्रेंट जहाँ पे पॉजिटिव फाइनेंशियल पोजीशन है, नेगेटिव कंपेटिटिव पोजीशन है, तो यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रैटेजीज अप्लाई होती हैं वो होती हैं, उनको हम कहते हैं कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजीज में 4 किस्म की स्ट्रैटेजीज आती हैं, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। तो अगर बिजनेस इस क्वाड्रेंट में लाई करता होगा तो बिजनेस के पास ऑप्शन होती है इन 4 में से कोई सी स्ट्रैटेजी यूज़ कर ले। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आपके बिजनेस की पोजीशन लाई की है तो यहाँ पे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होती है टू यूज़ डिफेंसिव स्ट्रैटेजीज में आती है रिट्रेंचमेंट, डाइवर्सिफिकेशन एंड लिक्विडेशन। क्लियर हो गई। अब ये हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं तमाम स्ट्रैटेजीज़ को। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आपका बिजनेस लाई करता है तो आप यहाँ पे कंपेटिटिव स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हो एंड डिफरेंट कंपेटिटिव स्ट्रैटेजीज इंक्लूड बैकवर्ड, फॉरवर्ड, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये 4 स्ट्रैटेजीज हैं जो कि आप तब यूज़ करते हो अगर आपका बिजनेस लाई करता है इस फोर्थ क्वाड्रेंट में। बात समझ में आती है, क्लियर होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।